सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 10th का रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक टच करने जा रहे हैं, जिसका बच्चे बेइंतहा इंतजार करते हैं कि सर किसी तरह से रिप्रोडक्शन पढ़ा दीजिए, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है सुनने में। लेकिन बुक खोलते साथ होता क्या है, मिल जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कीड़ों का रिप्रोडक्शन, प्लांट्स का रिप्रोडक्शन। तो यार किसी तरीके से सबसे पहले इस प्लांट वाले पार्ट को कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एनिमल रिप्रोडक्शन या ह्यूमन रिप्रोडक्शन ये सारी चीजों को कवर करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर पूरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन की कुछ इंट्रोडक्शन रहेगी, उन सारी चीजों को कवर करेंगे। क्लास 10th का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जितना पोर्शन है वो सब कवर होगा, है ना। तो 15 मिनट की वीडियो है, पूरा बैठ करके देखो ताकि समझ में आ जाए। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि ह्यूमन रिप्रोड्यूस करता क्यों है आखिर, ठीक है। या कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस क्यों करता है, वो कोई यंग वन क्यों प्रोड्यूस करता है। भाई साहब, पॉपुलेशन को मेंटेन करना होता है। आज अगर हम हैं, कल को मर जाएंगे, तो फिर परसों हमारी जनरेशन को कंटिन्यू कौन करेगा। तो उसके लिए हमें रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा ताकि हमारी जनरेशन कायम रहे और हमारी जनरेशन आगे बढ़ती रहे, है ना। तो रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय व्हिच लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन ऑफ देयर ओन काइंड। अपने में के ही, अगर गाय है तो गाय ही जन्म होगा, ठीक है। घोड़ा है तो घोड़े को जन्म देगा, हाथी है तो हाथी को जन्म देगा, है ना। ह्यूमन है तो ह्यूमन को जन्म देगा। तो ये चीज किससे हो रही है, रिप्रोडक्शन से हो रही है। अच्छा भाई साहब, रिप्रोडक्शन का रीजन मैंने पॉइंटर्स में लिख दिया 4। पहला, मेंटेनिंग पॉपुलेशन, बर्थ रेट और डेथ रेट को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। कोई जितना मर रहा है उतना, अच्छा यूपी का केस मैं बताऊं तो यूपी के केस में क्या होता है, मरते हैं उतना नहीं है जितना ज्यादा पैदा ले देते हैं, है ना। यूपी की पॉपुलेशन अकेले पूरा इंडिया का बोझ संभाल रही है। दूसरी चीज, मेंटेनिंग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन करना है। भाई साहब, जरूरी नहीं सिर्फ ह्यूमंस की ही बात की जाए, सिर्फ ऑर्गेनिज्म में हमारे मैमल्स की ही बात की जाए। अगर मैं ये कहूं कि कुछ बैक्टीरिया है उनकी भी डाइवर्सिटी को मेंटेन करना है, कुछ प्लांट्स है उनकी भी डाइवर्सिटी को मेंटेन करना है, तो वो सारी डाइवर्सिटी को मेंटेन करता है किस वजह से, ताकि हमारा इकोसिस्टम जो है वो बैलेंस रहे। ज्यादा कोई ऑर्गेनिज्म का हो जाना, नेचर के अंदर किसी भी चीज की तादाद बढ़ जाना नुकसान लाता है, इसलिए उसको बैलेंस करके रखने के लिए हमें सबकी डाइवर्सिटी को मेंटेन करना पड़ता है। एवोल्यूशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, नया ऑर्गेनिज्म बनता है कैसे, रिप्रोडक्शन से। वेरिएशन आता है कैसे, रिप्रोडक्शन से। इनहेरिटेंस ऑफ जीन टू द नेक्स्ट जनरेशन, अगर मेरे पास किसी किस्म की जीन है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि मुझे पढ़ाने वाली जीन है, मेरे अंदर टीचिंग की जीन है, तो वो टीचिंग की जीन अगर नेक्स्ट जनरेशन में जा रही है तो उसके लिए रिप्रोडक्शन ही जिम्मेदार है। बात खत्म, यही चीज है। आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन भाई साहब 2 किस्म का होता है। तो सुनो, अगर आप लोग कुछ बुक पढ़ोगे ना, उस बुक के अंदर दिया रहेगा 3 किस्म का, कुछ बुक दी रहती है 2 किस्म का। हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 को हिसाब से ही चलेंगे, जिसमें दिया है एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो तीसरी कैटेगरी है वो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बना देते हैं, लेकिन एनसीईआरटी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही दे देता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा हल्का फुल्का जान लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देता है, जिसको बोलते हैं वेरिएशन। क्या भाई साहब, वेरिएशन, बदलाव। मैं कहूं पेरेंट्स में, है ना, अगर किसी के पापा हैं, है ना, पैटर्नल साइड, किसी की मम्मी है मैटरनल साइड, इनके कैरेक्टर और इनके कैरेक्टर मिक्स होकर के इनके ऑफस्प्रिंग के अंदर आ रहा है, इनकी बेटी के अंदर आ रहा है, तो फिर इसका मतलब क्या है कि इनका कैरेक्टर और इनका कैरेक्टर आपस में मिक्स हो गया। मिक्स होने के बाद एक नया कैरेक्टर है जो कि उनकी मिक्सिंग से मिल रहा है, वो क्या है, वेरिएशन है, इंटरमिक्सिंग ऑफ जीन हो रहा है। किसकी मदद से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मदद से। पर ये चीज एसेक्सुअल के अंदर नहीं देखी जाती, एसेक्सुअल में ये सारी चीजें नहीं मिलती है। एसेक्सुअल की कई कैटेगरी है, फिजन है, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इन सब को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे, हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, अच्छा डेफिनेशन सुन लो, इसकी डेफिनेशन क्या है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच सिंगल पेरेंट्स, सुनो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हुआ था, 2 पेरेंट्स थे, एक मेल था एक फीमेल था। यहां पे कोई पेरेंट्स ही नहीं, मतलब पेरेंट है, यहां पे कोई पेयर ऑफ पेरेंट्स नहीं है। यहां पे ऐसा नहीं है कि एक मेल चाहिए और एक फीमेल चाहिए, ना, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक ऑर्गेनिज्म चाहिए, वही उसका पेरेंट बन जाएगा, वही उसका गार्जियन बन जाएगा, ठीक है। तो सिंगल पेरेंट चाहिए जो कि ऑफस्प्रिंग को राइज करे विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, है ना। यहां पिछली बार एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, सॉरी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट बनता है। वो गैमीट क्या था, मेल के केस में, जैसे ह्यूमन में मेल के केस में स्पर्म बन जाता है, फीमेल के केस में ओवा बन जाता है। ये क्या है, स्पर्म और ओवा क्या है, गैमीट है। तो ये गैमीट बनाता है सेक्सुअल में, लेकिन एसेक्सुअल में कोई गैमीट नहीं बनते। क्यों गैमेट नहीं बनते सर, पेरेंट्स ही एक है, सिंगल पेरेंट है ना। इट डज नॉट इन्वॉल्व गैमेटिक फ्यूजन, अगर गैमेट बन नहीं रहे तो फ्यूजन कैसा, कोई फ्यूजन नहीं होगा। बात समझ में। तो ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन। अब आते हैं की फीचर। सबसे पहला,
ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व, मैंने बता दिया। अगर पेरेंट ही एक है तो क्या कोई गैमेट का फ्यूजन होगा? अगर विदाउट गैमेटिक फॉर्मेशन, कोई भी गैमेटिक फॉर्मेशन नहीं हो रहा। अच्छा भाई साहब, एक गैमेट दो गैमेट आपस में मिलते थे किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो ही ना वेरिएशन आता था। अब यहाँ पे गैमेट का कोई बनना हो नहीं रहा है तो फ्यूजन कैसा? कोई फ्यूजन नहीं होगा तो कैसा वेरिएशन? नो वेरिएशन। ठीक, फिर प्रोड्यूसेस आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट्स। ठीक है, कैसा ऑफस्प्रिंग ये दे रहा है भाई साहब? जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट्स। मान लो जैसे मान लो अगर कोई ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, कोई पेड़ है, ठीक है, कोई पेड़ है, वो एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो फिर इसका और इसका पूरा का पूरा कैरेक्टर आइडेंटिकल होगा। जैसा ये होगा वैसा ही होगा। मैं एक एग्जांपल लेके बताऊं, मान लो कोई ऐसी तरीका हो जिससे मैं एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकूं, तो फिर होगा क्या? जो बनने वाला ऑफस्प्रिंग होगा वो मेरा आइडेंटिकल होगा। मेरे पास दो आंख जिस तरीके की है वैसी उसके पास भी होगी, मेरी आवाज की टोन जैसी वैसी उसकी भी होगी, यानी कि हम लोग एकदम आइडेंटिकल होंगे जेनेटिकली। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया। लेकिन ह्यूमंस के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। आगे, ऑफस्प्रिंग कंप्लीटली रिसेंबल दी पेरेंट्स। जो बच्चे होते हैं, जो ऑफस्प्रिंग आते हैं, वो पेरेंट्स के हूबहू रिप्रेजेंट, मतलब हूबहू रिसेंबल करते हैं, क्लोन बन जाते हैं। इसी को बोलते हैं क्लोन फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? क्लोन फॉर्मेशन। इसमें क्लोन बनता है। ठीक है भाई साहब, क्लोन फॉर्मेशन। आगे आते हैं, डीएनए डुप्लीकेशन होता है। अब सुनना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। डीएनए का डुप्लीकेशन होगा। डुप्लीकेशन को हम लोग और क्या बोलते हैं? रेप्लीकेशन, है ना। डीएनए डबल होता है, डीएनए का अमाउंट डबल होगा, लेकिन एसेक्सुअल में डीएनए का अमाउंट डबल होगा, सेक्सुअल में भी डीएनए का अमाउंट डबल होगा, एसेक्सुअल में भी डीएनए का अमाउंट डबल होगा। सेक्सुअल में डीएनए आपस में मिक्स होते हैं तो डीएनए का वेरिएशन होता है, पर ये एसेक्सुअल के अंदर डीएनए का वेरिएशन नहीं होगा। तो यहां पे डीएनए का डुप्लीकेशन होगा पर डीएनए का वेरिएशन नहीं होगा। यहां पे लिखा नहीं है, सुन लो। रिजल्ट इन क्लोन फॉर्मेशन, जैसा कि मैंने बताया क्लोन फॉर्मेशन होता है, जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल बन जाती है। कॉमन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बट आल्सो अगर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऐसा नहीं है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ मल्टीसेलुलर में होता है, नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर में भी होता है। ऐसा नहीं है कि एसेक्सुअल सिर्फ यूनिसेलुलर में होता है, नहीं, मल्टी सेलुलर में भी होता है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादातर यूनिसेलुलर में देखा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नो गैमेट फॉर्मेशन, नो रिप्रोडक्शन, नो रिप्रोडक्शन, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अब सुनो, अगर गैमेट नहीं बन रहा है तो फिर मायोटिक डिवीजन हो रहा है, मतलब कि वो थोड़ा सा समय ज्यादा लेता है जब गैमीट बनता है ना। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है ना, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है, इसके अंदर टाइम बहुत ज्यादा लगता है, पर एसेक्सुअल के अंदर टाइम बहुत कम लगता है ना। मतलब कि जितनी स्पीड से ये एक से डबल होगा उतनी स्पीड में ये एक से 100 गुना हो जाएगा। एक वेरिएशन, एक अंदाजा दे रहा हूं, जरूरी नहीं 100 गुना हो जाए। ठीक है, तो ये मैं बताना क्या चाह रहा हूं, यहां पे रिप्रोडक्शन की स्पीड बहुत फास्ट होती है, यहां पे रिप्रोडक्शन की स्पीड स्लो होती है। यही यहां पे लास्ट पॉइंट लिख रखा है। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डीएनए का डुप्लीकेशन होता है पर डीएनए का वेरिएशन नहीं होता, जैसा कि मैंने बताया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली कैरिड आउट बाय माइटोटिक सेल डिवीजन। माइटोटिक सेल डिवीजन क्या है? शुरू में जो सेल होती है उसका जो न्यूक्लियस होता है वो स्प्लिट हो जाता है दो सेल के अंदर जो कि आइडेंटिकल होती है एक दूसरे से, और जिसके अंदर न्यूक्लियस का कंटेंट उतना ही होता है जितना इसके अंदर होता है। यही माइटोटिक सेल डिवीजन था। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजन। ठीक है, फिजन की दो कैटेगरी, एक बाइनरी और एक मल्टीपल। सबसे पहले फिजन है क्या, देखते हैं। हाँ भाई, तो फिजन डेफिनेशन, पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू और मोर ऑर्गेनिज्म। सुनो, फिजन का मतलब ही होता है ब्रेकडाउन, है ना। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, फिजन मतलब ब्रेकडाउन, फ्यूजन का मतलब जुड़ जाना, है ना, फ्यूजन। तो फिजन हो रहा है, सेल का फिजन हो रहा है, सेल का फिजन हो रहा है मतलब कि सेल आपस में टूट जा रही है। अब अगर टूट के दो हिस्सों में टूट रही है, दो हिस्सों में टूट रही है, यहाँ पे है ना, दो हिस्सों के अंदर टूट रही है, तो फिर बाइनरी, बाइनरी का मतलब दो। ठीक, और मल्टीपल फिजन क्या होता है? मल्टीपल फिजन में टूट करके मल्टीपल सेल्स में बदल जाती है, लिखा नहीं पा रहा, मल्टीपल सेल्स के अंदर। ठीक है, तो समझ आना, मल्टीपल सेल्स के अंदर ये टूट जाती है। ये सिर्फ दो में टूटती है, मल्टीपल सेल्स में टूटती है। सर ये कुछ नहीं है, अब आगे मेन रीजन बताइए। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन से होता है मेरे भाई, है ना,
वो हमेशा फेवरेबल कंडीशन में होता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यानी कि कैसे पता चलेगा कोई ऑर्गेनिज्म कोई जो फिजन कर रहा है वो कौन सा फिजन कर रहा है। तो अगर फेवरेबल कंडीशन यानी कि सूटेबल कंडीशन है, इन्वायरमेंट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी सब कुछ फर्स्ट क्लास है, तो फिर वो फेवरेबल कंडीशन में आता है। तब वो क्या करेगा, बाइनरी फिजन। उसमें क्या होगा, सिंगल सेल होगा, वो न्यूक्लियस को डबल करेगा, फिर वो स्प्लिट होकर के दो सेल्स के अंदर बदल जाता है। अच्छा मैं बता दूं, बाइनरी फिजन माइटोटिक सेल डिवीजन नहीं होता। माइटोसिस अलग है, बाइनरी फिजन अलग है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। द पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू टू डॉटर ऑर्गेनिज्म अकर अंडर फेवरेबल कंडीशन। एग्जांपल अमीबा, लिशमेनिया, पैरामीशियम और प्लेनेरिया। इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर बाइनरी फिजन देखा जाता है। आगे आते हैं मल्टीपल फिजन के अंदर। मल्टीपल फिजन जो है तुम्हारा, इसमें एक सेल होती है, ये एक सेल के जो न्यूक्लियस है ना, मल्टीपल जो है प्रोलिफरेशन होता है, प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियस, है ना, या फिर कह सकते हो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, या फिर कह सकते हो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। ठीक है, ढेर सारे न्यूक्लियस बनते हैं और उसके बाद उसके ऊपर मेम्ब्रेन चढ़ जाती है और ये ढेर सारे मेम्ब्रेन के फॉर्म में निकल जाते हैं और ये भाई साहब किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हमारे एक न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है, द पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू मेनी डॉटर ऑर्गेनिज्म अकर अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। जब फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है तब होता है। एग्जांपल है प्लाज्मोडियम यानी कि मलेरिया का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा सुनो, मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है, ठीक है, लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन रहती है इसकी। फेवरेबल कंडीशन में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, पर जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तब ये मल्टीपल फिजन को परफॉर्म करता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बडिंग। ठीक है, बडिंग के अंदर 3 पॉइंट है ना, क्या क्या, अ स्मॉल आउटग्रोथ बर्थ अराइज। पहले वो सब हटाओ, इधर देखो, ये हमने ले लिया है एक हाइड्रा। ठीक है, यहां पे कोई स्पेशलाइज सेल होगी, ये सेल जो है अपने आप में बहुत ही ज्यादा एग्जैचरेटेड डिवीजन परफॉर्म करेगी और छोटे छोटे बड बन जाएंगे। इसी को बोल दिया मैंने क्या, डेवलपिंग बड। ये बड ग्रो करेगा, ग्रो करके अपने आप को छोटे से साइज में, छोटे से हाइड्रा में कन्वर्ट कर देगा और इस तरह से हो जाएगा कि ये अब अपनी लाइफ को सस्टेन कर सकता है। फिर ये यहां से ब्रेक डाउन हो जाएगा और ये नया हाइड्रा कहीं पे जाकर के अपनी लाइफ को पूरा जिएगा। ठीक है, तो यही लिखा है, स्मॉल आउटग्रोथ बर्ड अराइजेस फ्रॉम पेरेंट बॉडी but develop, mature and then detach from and form a new organism। फिर ये नया ऑर्गेनिज्म बना देता है कुछ इस तरीके से। ठीक, एग्जाम्पल क्या है भाई साहब, हाइड्रा। ये ऑर्गेनिज्म ही हाइड्रा है। तुम लोगों को पेपर में अगर बनाना होगा तो कुछ इस तरीके से बनाना, ये ठीक है, वास लाइक स्ट्रक्चर बना दिया, उसमें छोटे छोटे कुछ इस तरीके से इसके हेयर लाइक स्ट्रक्चर बना देने का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेगमेंटेशन के ऊपर। फ्रेगमेंटेशन, अब मैं तुम्हें बता दूं, आगे जाकर के फ्रेगमेंटेशन के साथ आपके पास आएगा रीजनरेशन। ठीक है, दोनों में कंफ्यूजन होता है, तो सुनना सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन की बात। फ्रेगमेंटेशन, द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ब्रेक इनटू फ्रेगमेंट्स। ये है जैसे हमारा स्पाइरोगाइरा, क्या लिया हमने एग्जांपल में, स्पाइरोगाइरा। ये स्पाइरोगाइरा की बॉडी कुछ इस तरीके से होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बीच में सेप्टा मौजूद होता है न्यूक्लियस के साथ। ठीक है, कुछ इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब ये अपनी बॉडी को जगह जगह से ब्रेक कर देगा। ठीक है, जगह जगह से ब्रेक कर देगा और जो ब्रेक पार्ट है वो फ्रेगमेंट्स होते हैं और ये फ्रेगमेंट ग्रो करके वापस एक नया स्पाइरोगाइरा का ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। ठीक है, अब ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, जैसा कि मैंने बताया, अकर इन फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म। ये किसमें होता है फ्रेगमेंटेशन, ये फिलामेंटस एल्गी जैसे या फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म हो गया, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि फिलामेंट के फॉर्म में होता है, मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिनका। ठीक है, उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है, मतलब उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो थ्रेड लाइक होता है, उनके अंदर हमारा फ्रेगमेंटेशन हो रहा होता है। आगे बढ़ते हैं रीजनरेशन का, जो कि मैंने बताया था कंफ्यूजिंग है फ्रेगमेंटेशन से, कैसे समझना, पहले पढ़ लेते हैं क्या। Some organism can regrow their lost part, example planaria, even if cut it। ठीक है, पूरा सुन लो, यहाँ पे क्या है, ये है प्लेनेरिया, प्लेनेरिया को बीच से काटा जाएगा। ठीक है, काटा जाएगा तो इसका ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो फ्रेगमेंट है, ये नए ऑर्गेनिज्म में बदल जाएगा। ये वाला जो पार्ट है ये भी एक नया ऑर्गेनिज्म बना देगा, ये वाला पार्ट भी एक नया ऑर्गेनिज्म बना देगा। मतलब वही प्लेनेरिया जगह जगह से काट दिया, काटने के बाद नया ऑर्गेनिज्म बन गया। बात समझना सर, यही तो फ्रेगमेंटेशन में भी हो रहा था। दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, एक हमारा रीजनरेशन और एक हमारा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के केस में जो ऑर्गेनिज्म था वो खुद से अपने आप को स्प्लिट कर रहा था, वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था हमारा स्पाइरोगाइरा का, ये खुद से अलग हो रहा था, है ना। और ये जो प्लेनेरिया है ये एक्सीडेंटली
एक्सीडेंटली कट हो जा रहा है, एक्सीडेंटली कट हो जा रहा है, ये देखो एक्सीडेंटली कट हो जा रहा है, इस वजह से ये नया ऑर्गेनिज्म बना रहा है। तुम याद करो जो हम लोग बाइनरी फिजन देख रहे थे, बाइनरी फिजन में एक एग्जांपल प्लेनेरिया भी था। क्यों? क्योंकि प्लेनेरिया फेवरेबल कंडीशन में बाइनरी फिजन करता है, ना कि रीजनरेशन। लेकिन एक्सीडेंटली अगर वो ब्रेक कर जाए कुछ इस तरीके से, तो फिर वो नया ऑर्गेनिज्म भी बना देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्पोर फॉर्मेशन, नाम में ही स्पोर आता है, क्या है सुनना। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, सबसे पहली बात कब होता है? अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। ठीक है, पेरेंट प्रोड्यूसेस स्पोर इनसाइड स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजिया। ये जैसे ब्रेड देखा है, ब्रेड के ऊपर होता है ना भाई व्हाइट कलर का राइजोपस एंड म्यूकर, ये सारी चीजें लग जाती है उसके ऊपर, है ना। एग्जांपल भी दे रखा है राइजोपस, ब्रेड मोल्ड। ठीक, ये ब्रेड के ऊपर जो लगी हुई फंजाई है ना, ये फंजाई का हाइफा इसे ग्रो करता है, ऊपर फ्रूटिंग बॉडी बन जाती है। ये फ्रूटिंग बॉडी कहलाती है स्पोरेंजियम। इस स्पोरेंजियम फ्रूटिंग बॉडी के अंदर ढेर सारे स्पोर्स ऐसे बनना शुरू हो जाते हैं। फिर जैसे ही कंडीशन इनको दिखती है कि अब इनको बर्स्ट करके निकलना चाहिए, ये स्पोरेंजियम जो है ये ब्लास्ट करता है। ब्लास्ट करने का मतलब ये फट जाता है, डैमेज होता है, और फिर यहां से स्पोर्स बाहर निकल जाते हैं और फिर इंडिविजुअली ग्रो करते हैं। व्हेन मैच्योर स्पोरेंजियम बर्स्ट, रिलीज्ड स्पोर विच ग्रो इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। तो ये स्पोरेंजियम क्या होगा? ये फट जाएगा और अंदर के जितने भी स्पोर्स हैं ये निकल करके नए ऑर्गेनिज्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एल्गी भी इसका एक एग्जांपल है, स्पोर फॉर्मेशन। नाउ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की डेफिनेशन में बताऊं, the ability of plant to reproduce by forming new plant from existing vegetative part like root, stem and leaves without sexual reproduction। अब ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है ना, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोल दो या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर ना तो आपको कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना, भाई एडवांस प्लांट है ना, हायर प्लांट्स है, उनके अंदर कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कराया जा रहा, कोई सीड को बो करके, है ना, सो करके हम लोग उसको एक नया प्लांट के अंदर नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे बड़ा ही अलग स्ट्रैटेजी होती है कि हमें सीड भी ना बनाना पड़े और हमारा प्लांट भी अच्छा खासा मिल जाए। ये क्या तरीका है, यही हमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर डिस्कस करना है। ठीक है भाई साहब, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में यही देखना है। दो किस्म के होते हैं, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। शुरू करते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से। तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, मैंने एक बढ़िया सा टेबल बना दिया, बड़ी मेहनत लगी यार बनाने में, है ना। एक बार रुक करके पॉज करके पढ़ लेना ताकि तुम लोगों को समझने में आसानी हो। क्या है भाई, मैंने फीचर्स यहाँ पे दे रखे हैं और यहाँ पे दे रखा है जो चार हमको पढ़ने हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में। पहला ट्यूबर का केस पढ़ना है, दूसरा मॉडिफाइड रूट का पढ़ना है, तीसरा राइजोम, फिर चौथा लीफ है। ट्यूबर में पटेटो का एग्जाम्पल दिया जाता है। ये है देखो पटेटो है, इस पटेटो के अंदर, इस पटेटो के अंदर ये आप लोगों को दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से बर्ड्स निकले हुए हैं। ठीक है, ये क्या है? बर्ड्स है ना। एक्चुअल में मैं तुम्हें बताऊं, आलू के अंदर, आलू के अंदर कुछ ऐसे ऐसे करके स्ट्रक्चर बना होता है। अभी यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे हल्का हल्का आपको दिख रहा होगा, ये देखो ये वाला पार्ट है ना, ये ऐसे खींचा हुआ है। ठीक है, तो ये कहलाता है आई ऑफ पटेटो, आई ऑफ पटेटो। ये जो आई ऑफ पटेटो है ना, इसकी जो सेल्स होती हैं बड़ी डेवलप होती हैं। ये अपने आप को रेगुलर रेगुलर प्रोलिफरेट करते 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 अपने आप को ऑक्सिलरी बर्ड के अंदर कन्वर्ट करता है। फिर ये ऑक्सिलरी बर्ड को जब हम लोग जमीन के अंदर बोते हैं ना, तो फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? वापस से पटेटो के प्लांट के अंदर। क्या याद करना है? जो हमारा पटेटो है ये मॉडिफाइड स्टेम होता है ना। हैज आई नोच, ईच आई कैन ग्रो इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। आई नहीं उगता है, आई उगने की ताकत रखता है। आई सबसे पहले ऑक्सिलरी बर्ड बनाता है, फिर ये ऑक्सिलरी बर्ड बनने के बाद ही ये जो है नए ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रो करेगा। यूज्ड बाय फार्मर टू ग्रो द पोटैटोज फास्टर। क्लियर है? आगे नेक्स्ट तरीका क्या है? नेक्स्ट है हमारा मॉडिफाइड रूट का तरीका, जो यहाँ पे हम लोगों ने बनाया है। किसमें देखा जा रहा है? कैरेट के अंदर देखा जा रहा है भाई साहब। ठीक है, किसमें देखा जा रहा है? कैरेट, स्वीट पोटैटो। तो कैरेट के अंदर क्या देखा होगा तुम लोगों ने? छोटी छोटी एडवेंटिशियस रूट निकली रहती है। ये देखो, ये छोटी छोटी ऐसे 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 रूट्स निकली होती है। ये जो रूट्स है ना, ये रूट्स को जब जमीन के अंदर ऐसे काट करके डायरेक्ट बो देंगे ना, तो ये नए रूट्स बना देगा और ये पूरा का पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म, कैरेट का एक नया प्लांट बना देता है। तो क्या है भाई साहब? रूट मॉडिफाइड फॉर फूड स्टोरेज। ठीक है, यहाँ ये हम लोग सब जानते हैं कि कैरेट हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ रूट है, जो कि फूड को स्टोर करके रखता है, जिसको हम लोग खा लिया करते हैं। लेकिन अगर हम लोग उसको खाने के बजाय जमीन के अंदर बो दें, तो फिर क्या होगा? व्हेन बरीड इन द सॉइल कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट। एक नए ऑर्गेनिज्म के अंदर वो
कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है राइजोम, जैसे कि मान लो अदरक के अंदर, टर्मरिक के अंदर, टर्मरिक यानी हल्दी। अब हल्दी के अंदर लोगों को बात ये पचती नहीं है, सर जिंजर देखा है, जिंजर ऐसा दिखता है, लेकिन हल्दी कैसा दिखता है? एक्चुअल में यहाँ पे जो मैंने डाला है ना, ये देखो, ये एक्चुअल में टर्मरिक ही है ना, है ना, ये एक्चुअल में टर्मरिक ही है, जिंजर नहीं है। जिंजर की तरह दिखता है, जिसके अंदर देखो, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो ये जो लाइन की तरह है ना, ये कहलाता है नोड। ये दूसरी लाइन वाला भी कहलाता है नोड। इन नोड और नोड के बीच की जो डिस्टेंस है ना, नोड और नोड के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये वाला इलाका, ये कहलाता है इंटरनोड। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा राइजोम का केस, जिसके अंदर एग्जांपल है जिंजर और टर्मरिक। मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, अच्छा हाँ, ये भी जो है कैसे है, मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम है विथ नोड, इंटरनोड एंड स्केली लीव्स। ठीक है, इतनी चीज इसमें मौजूद होती है। कैन प्रोड्यूस न्यू प्लांट व्हेन बरीड इन द सॉइल। अच्छा, खाली ऐसे ही नहीं है, अब इनके पास भी खास किस्म का एडवेंटिशियस बर्ड होता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये एडवेंटिशियस जो सॉरी ऑक्सिलरी बर्ड, ठीक है, ऑक्सिलरी बर्ड होता है। ये ऑक्सिलरी बर्ड जब ये वाला पार्ट को ऐसे काटा जाए, है ना, काटने के बाद ऐसे काटा जाए और काटने के बाद इसको जमीन के अंदर बो दिया जाए, तो फिर ये एक नया प्लांट इस तरीके से उगा देता है। सही है, आगे बढ़ते हैं। आता है लास्ट में लीफ वाला, ब्रायोफाइलम की लीफ। ब्रायोफाइलम क्या है भाई साहब, ये देखो, ब्रायोफाइलम की लीफ कुछ इस तरीके से होती है। इसके जो मार्जिन होता है ना, इस मार्जिन के ऊपर भी ऑक्सिलरी बर्ड बन जाते हैं ढेर सारे, है ना, कुछ इस तरीके से ये पत्ती रहती है और इसकी मार्जिन के ऊपर ऑक्सिलरी बर्ड्स होती है। ये क्या है, ऑक्सिलरी बर्ड। अब क्या होता है ना भाई साहब, किसी वजह से ये पत्तियां टूट करके जमीन पे गिर जाती है, जहां पे अच्छा मट्टी भी होता है, पानी भी होता है, सारी चीजें होती हैं। तो ये ऑक्सिलरी बर्ड उसको एब्जॉर्ब करके छोटे छोटे प्लांटलेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और ये छोटे छोटे प्लांटलेट्स जो है कन्वर्ट होकर के एक नया ब्रायोफाइलम का प्लांट पूरा बना देते हैं। तो ये भी एक किस्म की वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है जो नेचुरली होता है। अब देखो, इन सब के केस में आप इसको क्या बोलते हैं, हमारे कैरेट को ऐसे ही छोड़ दो, है ना, ये नया ऑर्गेनिज्म अपने आप बना देगा। इसको भी जमीन के अंदर छोड़ दो, निकालो नहीं, ये ऑटोमेटिकली अपना नया ऑर्गेनिज्म बना देगा। मतलब ह्यूमन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है एज सच, है ना, ह्यूमन इसमें एज सच कुछ इन्वॉल्व नहीं, खाली काट रहा है बहुत उड़ करके और अंदर सो कर दे रहा है। तो लेकिन ये फिर भी अपने आप को ग्रो करने की ताकत रख रहा है, इसलिए नेचुरल है। आर्टिफिशियल में क्या होगा, आर्टिफिशियल में ह्यूमन का इंटरेक्शन होगा, ह्यूमन इंटरफेयर करेगा उसमें, है ना। अब मैं बताता हूं कि आर्टिफिशियल में क्या क्या है। पहला कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और एयर लेयरिंग। एक और है टिश्यू कल्चर, इसके बाद हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो कटिंग क्या है भाई साहब, कटिंग के अंदर मैं तुम्हें दिखाता हूं कटिंग का केस। देखो, यहाँ पे ये वाला हमारा ट्री है ना, छोटा सा, है ना। अब इसकी इस स्टेम को काटा हमने, काटने के बाद उठाया, दूसरे पॉट के अंदर डाला, मट्टी डाली, पानी डाला, कुछ दिन बाद यहाँ से रूट्स निकलने लगे और ये एक नया ऑर्गेनिज्म अपने आप बदल गया। यानी हमें कोई सीड की जरूरत नहीं पड़ी, हमें किसी अलग से मतलब इतना ध्यान नहीं देना पड़ा कि सीड को कब पानी देना है, कब नहीं देना। हमने बड़ी आसानी से इतना बड़ा प्लांट एक का एक लगा दिया। तो कैसे हो रहा है ये, कटिंग के प्रोसेस से। किसमें हो सकता है, मैंगो, गवावा, लीची, लेमन, रोज। स्टेम कटिंग इसका नाम। पार्ट पार्ट ऑफ स्टेम कट एंड प्लेस इन मॉइस्चर सॉइल ग्रोथ इनटू न्यू प्लांट। ये किसका पार्ट है भाई साहब, कटिंग का। लेयरिंग के केस में कंडीशन होती है कि इसकी जो स्टेम होनी चाहिए वो बड़ी लचीली होनी चाहिए। लेयरिंग के केस में स्टेम कैसी होनी चाहिए भाई साहब, लचीली होनी चाहिए। कि सर स्टेम जो है लचीली हो, ऐसा किस वजह से, अभी देखना। किसकी लचीली स्टेम होती है मैं बताऊं, लेमन की, रोज की और जैस्मिन की। इनकी स्टेम कैसी होती है, बड़ी लचीली होती है, मतलब फ्लेक्सिबल होती है। अब फ्लेक्सिबल होने से फायदा क्या है, इसका डायग्राम देखना, है ना। ये रोज है, प्रेम रोज। अब इसको क्या करते हैं, ये जो ब्रांच है, इस ब्रांच को पकड़ करके इधर की तरफ पिन कर दिया, है ना, बांध दिया। और ये जो ब्रांच है ये क्या है, थोड़ा सा सॉइल के अंदर एम्बेडेड है। तो इससे होगा क्या, ये जो एम्बेडेड रीजन है ना, इस एम्बेडेड रीजन से निकलने लगता है रूट, है ना। फिर यहां से निकलने लगेगी कुछ इस तरीके से, ऐसे लीफ निकलने लगेगी। और जैसे ही हम लोग देखेंगे कि लीफ निकल गई है अच्छी खासी, हम लोग इस एरिया को कट कर देंगे, यहां से इसको काट देंगे, तो फिर देखेंगे एक ऑर्गेनिज्म ये अलग, एक ऑर्गेनिज्म ये अलग, कुछ इस तरीके से सरवाइव करेंगे दोनों के दोनों। तो ये किसके अंदर आता है भाई साहब, ये लेयरिंग के अंदर आता है। ठीक, बेंट स्टेम इन कॉन्टेक्ट विद सॉइल, स्टेम बेंट टिल इट टचेस। कब तक बेंट करना, जब तक वो जमीन को टच ना कर दे। सॉइल रूट फॉर्म, कट एंड प्लांटेड सेपरेटली। फिर वही रूट बन जाएगा, उसको कट कर दो, वो अपने आप नया प्लांट बन जाता है। अच्छा, यहाँ पे लेयरिंग के केस में मैंने बताया था ये फ्लेक्सिबल स्टेम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि भाई साहब फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा तो ब्रांच टूट जाएगी ना।
ठीक है, तो ये होता है हमारा लेयरिंग का केस। नेक्स्ट आता है ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग के केस में है ना, ग्राफ्टिंग बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, सुनो बड़ा ही इंटरेस्टिंग भी है ग्राफ्टिंग। मतलब एक स्टेम के ऊपर क्या हो, अगर कोई ऐसा तरीका हो, एक स्टेम के ऊपर मेरे कई किस्म के, जैसे मौसम्मी भी लगा हुआ है, नींबू भी लगा हुआ है ना, ऑरेंज भी लगा हुआ है, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। तो ये चीज यहाँ पे है, एप्पल, ऑरेंज, वाटरमेलन, है ना, ऑर्नामेंटल प्लांट कईयों के अंदर होता है। होता क्या है अक्सर, करते क्या है यहाँ पे, पहले ये बताइए। मैं बताता हूँ ये यहाँ पे होता क्या है सबसे पहले। तो ये देखो, ये हमने ले लिया एक पॉटेड प्लांट, है ना, एक पॉटेड प्लांट। अब इसमें क्या होता है, इसको हम लोग कट करते हैं। मैं अलग से दिखा देता हूँ बेटा इसे, है ना, ऐसे समझ में नहीं आएगा वरना। तो समझो एक प्लांट है ये कुछ इस तरीके से, है ना। इस प्लांट से, ये प्लांट अपना मस्त फर्स्ट क्लास, है ना, अपना जी रहा है जिंदगी कुछ इस तरीके से, यूं यूं यूं। मैं खाली एक ही का केस दिखाऊंगा। अब यहाँ पे मान लो, यहाँ पे ऑरेंज उग रहा है, क्या उग रहा है? ऑरेंज। यहाँ पे भी तब क्या उगेगा? ऑब्वियस सी बात है, ऑरेंज ही उगेगा। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि मैं इस ब्रांच को ऐसे काट दूंगा, है ना, काट दूंगा। और मेरे पास एक और पौधा है, एक और पौधा है सर। इस एक पौधे के अंदर मेरे पास एक और प्लांट उगता है जो कि लेमन का है। किसका है भाई साहब? लेमन का है। सर लेमन ही क्यों ले रहे, मैंगो क्यों नहीं ले रहे? मैं बताऊंगा अभी, है ना। मैंने इसको ऐसे काटा। अच्छा, काटते वक्त ध्यान क्या देना है, स्लैंट कट होना चाहिए, टेढ़ा कट होना चाहिए, जिसकी वजह से जब ये कट जाएगा ना, तो ये वाला जो एरिया होगा कुछ ऐसा बचेगा, देखो, है ना, कुछ इस तरीके से ये बचेगा, है ना। अब इसको भी मैंने काटा, तो काटने के बाद जो ऊपर वाला इलाका है वो देखो कुछ ऐसा बचेगा, है कि नहीं? कुछ इस तरीके का बचेगा। अब इसको पकड़ा हमने, है ना, इसको पकड़ा कुछ इस तरीके से, है ना, पलट देते हैं भाई, फ्लिप हो जाओ थोड़ा सा, और इसको यहाँ पे लाके ऐसे टिका दिया, ये ऐसे, है ना, ला करके यहाँ पे टिका देंगे। और इसके बाद इसके ऊपर, है ना, इसके ऊपर ढेर सारे हम लोग, कभी कोई लोग हार्मोन भी यहाँ पे लगा देते हैं, कुछ लोग होते हैं हार्मोन नहीं लगाना पसंद करते हैं, है ना। तो यहाँ पे इसको लगाने के बाद, पेस्ट को लगाने के बाद आपको इसको बटर पेपर से कवर कर देना है, बटर पेपर से कवर कर देना, ताकि कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन यहाँ पे ना हो। कब तक? जब तक इन दोनों ब्रांचेस की जाइलम और फ्लोएम आपस में कनेक्ट ना हो जाए। जब जाइलम और फ्लोएम आपस में कनेक्ट हो जाएगी, तो ये वाला पेड़ जो कि लेमन का था, ये इस ऑरेंज के ऊपर उगने लगेगा। मतलब एक ही ट्रंक, एक ब्रांच पे ऑरेंज उग रहा है और एक ब्रांच पे लेमन उग रहा है। किसकी मदद से? ग्राफ्टिंग की मदद से। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको ऊपर जो मेन ब्रांच था, यानी कि हमने किसका लिया था? ऑरेंज का लिया था, ठीक है। तो जो ये ऑरेंज वाला था, जिसके ऊपर जिसकी रूट है, जिसकी खुद की रूट है, उसको कहते हैं स्टॉक। और जिसको प्लांट किया जाता है उसको कहते हैं सियोन। क्या बोलते हैं? सियोन। तो सियोन स्टॉक के ऊपर आता है, इसको व्रैप कर दिया जाता है। कुछ लोग वैक्स लगाते हैं, मैंने बताया, कुछ लोग वैक्स लगाते हैं, कुछ लोग हार्मोन के साथ साथ देते हैं। तो अपना अपना नजरिया, अपना अपना तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है भाई? स्टेम ऑफ वन प्लांट फिक्स ऑन टू अनदर प्लांट, रूट स्टॉक स्टेम ऑफ सियोन अटैचमेंट अटैच टू द रूट स्टॉक जॉइंट एंड सील्ड विथ ग्राफ्टिंग वैक्स। यही सारी चीजें जो मैंने अभी बताई है, ठीक है। यहाँ पे वैक्स लगा करके उसके ऊपर फिर बटर पेपर लगा करके उसको पैक कर देते हैं, ताकि कोई भी बैक्टीरियल का इन्फेक्शन ना हो। अब आते हैं एयर लेयरिंग के ऊपर। सर लेयरिंग तो अभी पढ़ाए थे। लेयरिंग के अंदर क्या था, हम लोग ब्रांच को इस कदर बेंड कर देते थे कि ये सॉइल के अंदर आकर के लग जाता था। ब्रांच को ऐसे बेंड करते थे कि सॉइल के ऊपर जाकर के चिपक जाता है। अब हम लोग क्या करें सर, आपने कंडीशन दे दी, कंडीशन ये दे दी कि प्लांट फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि एक ऐसे प्लांट के अंदर हो जाए जो फ्लेक्सिबल ही ना हो, तब तब तो नहीं कर सकते, टूट जाएगा। लेकिन इसको एयर लेयरिंग की मदद से आप कर सकते हैं। एयर लेयरिंग में भाई ब्रांच सॉइल की तरफ तो नहीं जा सकता, पर सॉइल तो ब्रांच की तरफ आ सकता है ना। तो हमने क्या किया, जो पेड़ था ना, उस पेड़ से ये बार्क को ऐसे काट काट के, छील छील के हटा दिया, ठीक है। बार्क जो है, बार्क को काट काट के हटा दिया, तो बीच में जो जाइलम और फ्लोएम में खाली वो बचते हैं, और ऊपर के बार्क और फट जाते हैं, ठीक है। थोड़े बहुत जाइलम फ्लोएम बच जाते हैं। अब इसके ऊपर क्या करते हैं, इसके ऊपर लगा देते हैं ये लोग वेट मट्टी, ठीक है। कुछ लोग मट्टी का जिक्र करते हैं, कुछ लोग यहाँ पे फंगस का जिक्र करते हैं, अलग अलग चीजें हैं। क्या है, मेन मॉइस्चर की बात है भाई साहब, मॉइस्चर होना चाहिए यहाँ पे। अब ये मॉइस्चर मिलेगा, तो यहाँ पे फंगस, मट्टी, ये सारा का लेप लगाने के बाद इसको भी कवर कर दिया जाता है बटर पेपर से, कुछ इस तरीके से। बटर पेपर यूज करने से बेहतर है पॉलीथीन यूज करो। क्यों? क्योंकि हमें मॉइस्चर को लॉक करके रखना है, ऐसा ना हो कि वो वेपराइज कर जाए। भाई साहब इसके अंदर पानी डाला मैंने, तो वो क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा ना। तो बेहतर ये है कि इसको लॉक कर दें, किससे? पॉलीथीन की मदद से, ताकि मॉइस्चर इवापोरेट करके ना जाए। अब कुछ दिन बाद क्या होगा ना, यहाँ पे जहां मट्टी थी, इन मट्टी वाले जगहों से
क्या निकलने लगेगी इस मट्टी वाली जगह से, यह ऐसे यहां से निकलने लगेगा रूट, ये रूट निकलने लगेगा। और जब रूट निकल जाएगा इसको काटो, अलग से बो दो, बात खत्म। रूट आ गया भाई साहब, मॉइस्चर मिल रहा है, मतलब अब वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है, अब उसको जमीन के अंदर बो दो, वो अपना उगने लगेगा। ये क्या होता है हमारा भाई साहब, एयर लेयरिंग होता है। ठीक है, किसमें होता है, गवावा, लीची, पोमोग्रेनेट, इन सब के अंदर पाया जाता है। अब एक लास्ट आता है हमारा टिश्यू कल्चर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। अभी तक सबकी कोई ना कोई कंडीशन थी, है ना, कोई ना कोई कंडीशन थी। आगे हम लोगों ने कटिंग का देखा, लेयरिंग का देखा, सबकी कुछ ना कुछ डिमांड थी कि मैं तभी हो पाऊंगा जब तुम ये करोगे, मैं तभी हो पाऊंगा जब तुम ये करोगे। अच्छा, इसकी क्या थी, ग्राफ्टिंग की। ग्राफ्टिंग की कंडीशन क्या थी, जो प्लांट है ना, ऐसा नहीं है मैं लेमन के प्लांट के ऊपर या ऑरेंज के प्लांट के ऊपर मैंगो लगा दूं, नहीं नहीं, पॉसिबल नहीं है। ये तभी हो सकता है जब दोनों लगाए जाने वाले प्लांट सेम फैमिली के हों, है ना। ये दोनों लेमन और ऑरेंज सेम फैमिली के हैं, पर लेमन और मैंगो थोड़ी सेम फैमिली के हैं। ठीक है, तो ऐसी बात है, तो सबकी कोई ना कोई कंडीशन है। लेकिन टिश्यू कल्चर ने क्या किया, सब चीज को आसान कर दिया। देखो यार, प्रॉब्लम ये होती है ना कि सॉइल के अंदर अगर आप लोग सीड को डालते हो तो वो ग्रो करके प्लांट बना ही दे, ये कंफर्म नहीं होता हर बार। तो फिर क्या करते हैं हम लोग उसको, कोई तो ऐसा चीज हो जिसे कंफर्मेशन मिल जाए कि प्लांट उगेगा ही उगेगा, तब हमने लेकर के आया टिश्यू कल्चर, कि एक ऐसा काम करते हैं कि प्लांट के बच्चों को अपने लेबोरेटरी में तैयार करते हैं, और जब वो बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं कि वो इस हार्श एनवायरनमेंट में जीने लायक हो जाए, तब उनको भेज देंगे। तो क्या करते हैं भाई साहब, समझना, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लो, उसके बाद हम लोग पूरा स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। डेफिनेशन कहती है, डेफिनेशन कहती है टिश्यू कल्चर इज अ मॉडर्न आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है, विथ स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू एक्स प्लांट, इसको क्या बोला, एक्स प्लांट, आर ग्रोन इन न्यूट्रिएंट मीडियम अंडर द कंट्रोल ऑफ लेबोरेटरी कंडीशन टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट। सुनना, ये भाई साहब जो टिश्यू कल्चर है ना, इसमें एक्स प्लांट लिया जाता है। एक्स प्लांट का मतलब क्या है, पिछली बार अपन लोग कभी ब्रांच को ले रहे थे, कभी जो है ऑक्सिलरी बर्ड्स के लिए हम लोग रूट को ले रहे थे, कभी मॉडिफाइड स्टेम को ले रहे थे। यहाँ पे क्या है ना, आप प्लांट का कोई भी पार्ट उठा लो, कोई भी पार्ट उठा लो, उसको हम लोग बोल देंगे एक्स प्लांट, जिसको हमने यूज किया। कोई भी पार्ट उठा लो, उठाने के बाद उनके सेल्स को रिमूव करो। जैसे मैंने मान लो कोई भी प्लांट उठाया, अब इस प्लांट के जनरली लोग टिप को लेते हैं, क्योंकि टिप में होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हमारा टिश्यू कल्चर तो इसीलिए ना, आप कोई भी, मैं ये लीफ उठा लूं, है ना, मैं इस लीफ को उठा लेता हूं भाई साहब, तो ये लीफ जो है, इस लीफ को उठाने के बाद ये पत्ती है हमारी, इस पत्ती से मैं सेल को अलग करूंगा, खुरुच खुरुच के, है ना, अलग से जो है इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से इनके सेल्स को मैं अलग करूंगा। जब सेल्स को अलग करूंगा, देखो इन्होंने शूट टिप से सेल लिया है, ठीक है, शूट टिप से सेल को ले लिया, क्यों, क्योंकि उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है और मेरिस्टेम लिखा हुआ भी है। अब अब क्या हो, ठीक है, ये जो सेल्स अलग हमने कर लिया, इस अलग की हुई सेल को एक मीडियम में डालेंगे। ये वो मीडियम है जहां पे जो भी बैक्टीरिया वगैरह होंगे, उन बैक्टीरिया को मार डाला जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसको दूसरे मीडियम में डाला जाता है। अब ये जो दूसरा मीडियम होता है ना, इसके अंदर बहुत चीजें होती है, शूट डेवलपमेंट, ऑक्सिलरी शूट एंड प्रोलिफरेशन। इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स दिया जाता है, हर वो न्यूट्रिएंट जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वो सारी की सारी दी जाती है। देखो, सिलेक्शन ऑफ एक्स प्लांट, मतलब कोई भी प्लांट जिसको आपको ग्रो कराना है टिश्यू कल्चर से, उसे सिलेक्ट करो, उसके पार्ट्स को लेकर के, उसकी लीफ लेकर के आओ, उसका टिप लेकर के आओ, और उसके बाद क्या है, स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू इज टेकन फ्रॉम एनी पार्ट, उसका छोटा सा हिस्सा, है ना, 1 से 2 सेल भी काफी है, तो छोटा सा हिस्सा लेकर के, स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू, चाहे वो रूट का हो, चाहे वो स्टेम का हो, चाहे वो कहीं का भी हो, है ना, वो सब का सब एक्ट करेगा। फिर होता है स्टेरिलाइजेशन, उस एक्स प्लांट को जो तुमने निकाला, जो सेल को एक्सट्रैक्ट किया, उसको एक ऐसे मीडियम में डाल दो, एक ऐसे मीडियम में डाल दो कि उसके अंदर मौजूद जितने बैक्टीरिया वगैरह है सबके सब निपट जाए, मर जाए। ऐसा ना हो पता चला हम लोग न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल रहे हैं, ग्रो करना था प्लांट, ग्रो हो रहा है बैक्टीरिया, तो पहले बैक्टीरिया को मार डालना। ठीक है, बैक्टीरिया मारने के बाद क्या होगा, तीसरा न्यूट्रिएंट मीडियम में इसमें डालेंगे। न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या क्या है, हर विटामिन, मिनरल, न्यूट्रिएंट जो कुछ चाहिए ग्रोथ के लिए किसी प्लांट को, हमने सामने से दे दिया, है ना, जो चाहिए सब के सब, साथ के साथ हार्मोन्स भी दे रहे हैं, है ना। हार्मोन्स में कौन दो स्पेशल हार्मोन रहेंगे बार बार जो दिए जाते हैं, वो है एक ऑक्सिन, दूसरा होता है साइटोकाइनिन। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, ये दो स्पेशली दिए जाते हैं। शुगर है, कंट्रोल कंडीशन, सारी चीजें, है ना, लाइट भी एस्टिमेट अमाउंट में, टेम्परेचर एकदम फर्स्ट क्लास, जो चाहिए समझ लो, टिश्यू कल्चर आईसीयू होता है ना, हमारे प्लांट्स का आईसीयू होता है। अब उसके अंदर ये सारी मीडियम वगैरह सब जब देने लगे ना, तो वो जो सेल थी, ये सेल
प्रोलिफरेट करेगी। ये जो सेल हमने डाले ये इसके अंदर ग्रो करेगी, सिंगल सेल से डबल, डबल से चौबल, चौबल से ढेर सारे मतलब होता जाएगा। और फिर ये एक कैलस लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, एक छोटा सा बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बना देगा। वो कैलस लाइक स्ट्रक्चर्स को उठाएंगे, यहाँ पे कैलस बना, इस कैलस को उठाया और यहाँ पे रख दिया। अब ये दूसरे मीडियम के अंदर हमने थोड़ा सा न्यूट्रिएंट्स को चेंज किया ताकि अब रूट्स वगैरह, शूट वगैरह ये बनना शुरू हो जाए। ठीक है, तो दूसरे मीडियम में हमने क्या ले लिया, दूसरे मीडियम में हम लोगों ने कुछ ऐसा ले लिया जिसकी मदद से रूट और शूट बनना शुरू हो जाए। तो डिफरेंशिएशन प्रोसेस, कैलस इज ट्रांसफर्ड टू अनदर मीडियम विथ ग्रोथ हार्मोन वेयर इट डिफरेंशिएट इनटू शूट एंड रूट। तो इसको अलग मीडियम में डाल करके क्या किया गया, इसके अंदर ऐसे हार्मोन दिए जो रूट को और शूट को बनाना शुरू करते हैं। अब जैसे ही इसकी रूट सफिशिएंट हो गई और शूट और रूट दोनों सफिशिएंट अमाउंट में ग्रो कर गए, इसको उठाएंगे किसी प्लांट के अंदर, किसी सॉइल के अंदर सो करके आ जाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से ही होता है ये पूरा का पूरा टिश्यू कल्चर। मतलब कहीं चाहे जहां का पार्ट उठा लो, कहीं का भी पार्ट उठा लो प्लांट का, उसके सेल्स को न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर डालो, उस न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं, पहले न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर एक और चीज होती है, उसको बोला जाता है अगार अगार सोल्यूशन, है ना। अगार सोल्यूशन बोलो या अगार अगार बोलो, दोनों बात सेम ही रहेगी। अगार अगार सोल्यूशन के अंदर डाला जाता है। इससे होता क्या है कि ये न्यूट्रिएंट पानी पानी नहीं रहता, ये न्यूट्रिएंट थोड़ा सा सेमी सॉलिड टाइप का हो जाता है। ठीक है, बहने से बताता है, थोड़ा सेमी सॉलिड बना देता है, और उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट, हार्मोन, सारी चीजें पाई जाती है। तो टिश्यू कल्चर क्या है, एक ऐसा जिसमें प्लांट का कोई भी टिश्यू उठाएंगे, उसको सफिशिएंट न्यूट्रिएंट देंगे, उसका कैलस के अंदर रूट आएगा, शूट आएगा। जब वो सफिशिएंट अमाउंट में शूट और रूट बना लेगा, उसको हम लोग उठा करके मोहब्बत से किसी सॉइल के अंदर प्लांट कर देंगे और वो नया प्लांट बना देगा। और यही हमारा पूरा टिश्यू कल्चर है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इतना ही था, पूरा खत्म हो गया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। थैंक यू वेरी मच, टाटा।